आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1। पेपर 1 का ये चैप्टर 11, इससे पहले चैप्टर 10 तक बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए, इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो थे, लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी पेपर 1 कंप्लीट कर रहे हैं ताकि पेपर 2 को भी हम लोग को जल्दी कंप्लीट करना है, इसलिए उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं देखा है। जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे तो उसी में उस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे। तो चलिए हम लोग अध्याय 11 की बात कर लेते हैं, भारत पर विदेशी आक्रमण और आधिपत्य काल। तो देखिए, भारत पर विदेशी आक्रमण और आधिपत्य काल कैसे हुआ, क्या हुआ। इससे पहले भी भारत पर विदेशी आक्रमण हुए थे, प्राचीन भारत पर भी विदेशी आक्रमण हुए थे। कौन कौन से आक्रमण हुए थे? वो डेरियस वाला हुआ था, डेरियस प्रथम ने आक्रमण किया था और सिकंदर ने आक्रमण किया था। उसके बाद अब मौर्योत्तर काल के बाद, मौर्य काल के बाद जो मौर्योत्तर काल था, मौर्योत्तर काल का मतलब ये समय होता है कि मौर्य काल के जो बाद वाला जो समय है उसको मौर्योत्तर काल बोलते हैं। तो उसमें भी विदेशी आक्रमण हुए। तो अभी तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कौन कौन से वंश पढ़ रहे हैं। शुरू से एक बार थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन से वंश अभी तक हमने पढ़ा है, मगध पर कौन कौन सा वंश पढ़ा है, कब कब कौन कौन से आक्रमण हुए, तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। नहीं तो सब खिचड़ी हो गया होगा, ये कैसे क्या हो रहा होगा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, कौन कौन से वंश के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले, मगध पर कौन कौन से वंश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो सबसे पहला वंश था हर्यक वंश। हर्यक वंश, हर्यक वंश के बारे में हम लोगों ने देखा था। हर्यक वंश के बाद यहाँ पर हर्यक वंश के बाद हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश। नंद वंश के बाद नंद वंश। नंद वंश के बाद मौर्य वंश। मौर्य वंश। आप कहेंगे दोबारा क्यों रिवीजन करवा रहे हैं, ताकि एक बार आपको समझ में आ जाए कौन कौन सा वंश क्या क्या हुआ था। मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद यहाँ पर हो गया ये शुंग वंश। शुंग वंश, शुंग वंश। और शुंग वंश के बाद यहाँ पर मौर्य वंश के बाद यहाँ पर लिख लेते हैं मौर्योत्तर काल। अब ये काल में ये सारे वंश आ जाएंगे। मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल में ये सारे वंश आ जाएंगे। कितने तरह के वंश थे? देशी और विदेशी। देशी वंश, देशी शासक और विदेशी शासक और विदेशी। देखिए, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अभी समझ में आ रहा होगा, हम इसको विस्तार से आपको समझा रहे हैं। देखिए, और विदेशी शासक में कौन कौन से थे? शुंग, कर्ण और सातवाहन, और एक चेदी वंश। चेदी वंश, इसके बारे में आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, इसके बारे में अभी हम बता देते हैं। वंश, चेदी वंश को एक और नाम से जानते हैं, महामेघवाहन वंश। महामेघवाहन वंश। चलिए, और विदेशी पर कौन कौन थे? इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण। अब समझिए थोड़ा सा, अब इतना लिख लिया, अब थोड़ा समझना चालू करते। देखिए, ये मगध पर हम लोगों ने सबसे पहले हर्यक वंश पढ़ा था। उसके बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन, और उसके बाद चेदी वंश पढ़ना था, लेकिन हमने पढ़ा नहीं था, इसको अभी हम देख लेते हैं। तो देखिए, ये सब आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये देशी शासक यहाँ से। अब ये मौर्योत्तर काल क्यों लिख दिए हैं? क्योंकि मौर्योत्तर काल में यहाँ पर बहुत सारे आक्रमण हुए थे। और मौर्य, देखिए, नंद वंश के समय भी भारत पर आक्रमण हुआ था। नंद वंश के समय भी भारत पर आक्रमण हुआ था। कौन कौन से वहाँ पर आक्रमण हुआ था? डेरियस प्रथम ने, सिकंदर ने भी आक्रमण किया था। कौन? सिकंदर नंद वंश के समय ने आक्रमण किया था। और आक्रमण कहाँ से हो रहा था? इधर से, जो सिकंदर था इधर से आक्रमण कर रहा था। तो ये नंद वंश के समय विदेशी आक्रमण, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण हमने पढ़ा था। डेरियस जो प्रथम था उसने आक्रमण किया था, सिकंदर ने आक्रमण किया था, और सिकंदर के बाद उसी का सेनापति मौर्य वंश के समय सेल्यूकस निकेटस ने आक्रमण किया था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, और उसकी पुत्री जिसका नाम था हेलेना, उससे शादी किया था। ये इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था।
और मौर्य वंश के बारे में, मौर्य वंश जैसे ही खत्म हुआ, आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक के बाद तो मौर्य वंश धीरे धीरे क्या होने लगा, नष्ट होने लगा और धीरे धीरे उसके कमजोर शासक होने लगे। तब तक विदेशियों का नजर भारत पर पड़ा। देखिए भारत पर तभी आक्रमण हो रहे थे और बहुत ज्यादा मात्रा में आक्रमण होने लगे थे जब भारत के शासक कोई कमजोर हो जाता था। कमजोर मतलब छोटे राज्य का शासक हो जाता था या छोटे छोटे जगहों में बढ़ जाता था, उसी समय कमजोर हो शासक हो जाता था, तभी भारत पर विदेशी आक्रमण होते थे। नहीं तो अगर भारत पर विदेशी आक्रमण उस समय हुए जिस समय ताकतवर शासक थे, वो अपने हार कर चला जाएगा। जैसे मौर्य वंश के समय हुआ था, सेल्यूकस निकेटस ने आक्रमण किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, उसको हरा कर और बढ़िया से एकदम भेजा था, कहाँ पर, वापस अपने देश यवन भेजा था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मौर्य वंश के बाद मौर्योत्तर काल, अब इसको मौर्योत्तर काल बोलते हैं क्योंकि उसके बाद वाला समय को मौर्य वंश के समय मौर्योत्तर, योत्तर जब लग गया तो समझिए उस वंश के बाद वाला या उस काल के बाद वाला समय को कहते हैं। तो मौर्य वंश के बाद कौन सा शासक वंश आया था, शुंग वंश, उसके बाद कर्ण वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश। और ठीक इसी के समय भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहे थे। ये मत सोचिए ना कि ये पूरे भारत पर इन्हीं का शासन था, नहीं, इधर ये शासन कर रहे थे और विदेशी आक्रमण इधर हो रहे थे। जैसे ही मौर्य वंश खत्म हुआ ना, विदेशी आक्रमण होना शुरू हो गया। और कौन विदेशी आक्रमण कर रहा था, इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण, एक एक करके सब आक्रमण करेंगे। पहले इंडो ग्रीक, उसके बाद शक, उसके बाद पहलव, उसके बाद कुषाण। जब हम शुंग वंश पढ़ रहे थे तो ये पढ़ रहे थे ना कि अग्निमित्र ने 2 विदेशी शासकों को हराया था। कौन कौन, डेमेट्रियस प्रथम को और मिनांडर को, दोनों को हराया था। ये दोनों इंडो ग्रीक शासक थे जिसको यवन शासक बोलते हैं, हिंद यूनानी शासक भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, या हिंद यवन शासक बोलते हैं। तो ये वाला जो शासक थे वो कहाँ से आए थे, ये यवन से आए थे, यूनान वाले क्षेत्रों से, क्या ये इंडो ग्रीक आए थे। ये इधर से आ रहे थे, आक्रमण कर रहे थे और भारत में इनका शासन चल रहा था। अब आप कहेंगे इतने बड़े जो ये हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण, सातवाहन, चेदी वंश, इस वंश को हम याद कैसे रखेंगे। तो देखिए एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है। अब देखिए हर चीज़ के लिए ट्रिक जिसको बोलते हैं, हर आप चीज़ के लिए ट्रिक का यूज नहीं कर सकते, कहीं कहीं पर ट्रिक का यूज करना होता है। जैसे इसके लिए ट्रिक होता है पूरा याद करने के लिए यहीं पर ट्रिक लिख देते हैं, यहाँ साइड में लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। हसीन मासूका सात, हसीन मासूका सात, आप ऐसे याद रखेंगे, हसीन मासूका सात। तो ह से हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश, आ न से नंद वंश। हसीन मासूका, म से मौर्य वंश, स से शुंग वंश, का से कर्ण वंश और 7 से सातवाहन वंश। देखिए एक बार समझिए ध्यान से, हसीन मासूका सात, तो यानी ह से हर्यक वंश, यहाँ पर ऐसे साइड में लिखकर आपको समझाते हैं। देखिए ऐसे लिखकर समझाते हैं, देखिए हसीन मासूका सात, ऐसे इधर से लिख देते हैं या यहीं पर लिखते हैं, हसीन मासूका सात। चलिए देखिए, ह से हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश, आ न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, स से शुंग वंश, क से कर्ण वंश, स से सातवाहन वंश और स से सातवाहन, ये 7 से सातवाहन होंगे। अब क्या, तो इनको याद रख लीजिएगा, ये ट्रिक है याद करने का। तो चलिए अब बात करते हैं मौर्य वंश के बाद भारत का जो छोटे छोटे जगहों में, भारत छोटे छोटे क्षेत्रों में बट गया और छोटे छोटे क्षेत्रों में बंटने के कारण विदेशी आक्रमण होना चालू हो गया। विदेशी आक्रमण तभी चालू होते हैं जब आप कमज़ोर होते हैं, तो विदेशी आक्रमण चालू हो गए। देशी शासक तो ये रहे। शुंग वंश के समय इंडो ग्रीक का आक्रमण हुआ। जब शुंग वंश का शासन काल था तब कब किसका आक्रमण हुआ, इंडो ग्रीक का। 185 में माना जाता है कि 185 ईसा पूर्व में इन्होंने शासन स्थापित किया। कौन, शुंग वंश के शासक कौन था, शुंग वंश की स्थापना किसने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने। और 185 में जैसे ही ये शासन स्थापित करता है, 183 ईसा पूर्व से आक्रमण चालू हो जाते हैं। 183 ईसा पूर्व से आक्रमण चालू हो जाते हैं। तो इंडो ग्रीक के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि इन सब के बारे में, हाँ, ये चेदी वंश के बारे में नहीं पढ़े, सातवाहनों के बाद चेदी वंश के बारे में, इसके बाद वंश के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ये मुख्य रूप से कलिंग वाले क्षेत्र में थे। कलिंग का एगो बहुत ही खतरनाक शासक था जिसका नाम क्या था, एक खतरनाक शासक था जिसका नाम था खारवेल। और खारवेल ने हांती गुफा अभिलेख लिखवाया था, यही चेदी वंश का ही था। इस वंश की स्थापना, चेदी वंश की स्थापना महामेघवाहन ने किया था, इसलिए इस वंश का महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। आपको पता है कलिंग वाला बहुत खतरनाक होते हैं, तो ये महामेघवाहन ने इस वंश की स्थापना किया था कलिंग वाला क्षेत्र में, ठीक है। तो इसी वंश का शासक था जिसका नाम था खारवेल। अब खारवेल ने क्या किया था, खारवेल ने शुंग वंश के शासक जो था पुष्यमित्र शुंग को हराया था।
पुष्यमित्र शुंग का बहुत ही खतरनाक शासक था, ध्यान रखिएगा, बहुत ही खतरनाक शासक था। यही चेदी वंश का ही शासक था। कौन? खारवेल था, ध्यान रखिएगा। तो उसके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं, उसने हराया था पुष्यमित्र शुंग को। और एक बात, जब ये नंद वंश का शासन था, तो कालिंग से नंद वंश का शासक जो था महापद्मनंद ने ऋषभदेव समझते हैं ना, यही जैन धर्म, जैन तीर्थंकर, तो यही ऋषभदेव की मूर्ति कौन उठाकर लेकर चला गया था? यहाँ से कलिंग से उठाकर कौन? नंद वंश का शासक महापद्मनंद अपने शासनकाल में उस समय मगध में लेकर चला गया था। और जब यही चेदी वंश का शासक बना खारवेल, तो वापस फिर उस मूर्ति को लेकर आए। बहुत खतरनाक था, किसी से डरता उड़ता नहीं था। समझिए, ये पुष्यमित्र शुंग को तो ऐसे ही हरा दिया था, और हरा कर एक अभिलेख लिखवाया था, जिसका नाम था कौन सा अभिलेख? हाथी गुफा अभिलेख। ध्यान रखिएगा, उसमें बहुत कुछ के बारे में वर्णन करवाया। तो यही चेदी वंश था। चेदी वंश के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो यही खारवेल था। हाथी गुफा अभिलेख यही चेदी वंश से ही संबंधित है। तो चलिए अब यहाँ पर देशी शासकों के बारे में पढ़ लिए। देशी शासक जब शुंग वंश का शासनकाल था, उसी समय से आक्रमण शुरू हो गए थे, और इधर 183 ईसा पूर्व में, ये 85 में स्थापना हुआ, 83 से आक्रमण चालू हो गए थे। तो इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनका एक शॉर्ट ट्रिक होता है ISPK याद रखिएगा। इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण, इन सब के बारे में, सब विदेशी शासक है, और सबके बारे में पढ़ेंगे कैसे भारत पर आक्रमण किया। कुषाणों ने तो यहाँ पर आकर अपना सत्ता ही स्थापित कर लिया, और पूरे भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में मतलब फैल गए थे। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते। अब हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है, इंडो ग्रीक के बारे में पढ़ना है, क्योंकि विदेशी शासक यानी विदेशी आक्रमण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये सब मिटा देते हैं। अब यहाँ पर विदेशी शासकों से हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। अब ये मत सोचिएगा कि सिर्फ विदेशी आक्रमण ही हो रहे थे, इधर भारत पर तो देशी शासक था, ये शुंग वंश था, कर्ण वंश था, सातवाहन था, लेकिन इधर भी आक्रमण क्या हो रहे थे, दोनों काम एक ही साथ हो रहा था। भारत पर विदेशी आक्रमण भी हो रहे थे और देशी शासक भी थे, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं और उसके बाद पढ़ना चालू करते हैं विदेशी शासकों के बारे में, इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण के बारे में। ये ट्रिक लिखना है तो लिख सकते हैं। चलिए इसके बारे में, तो सबसे पहले इंडो ग्रीक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ISPK याद रखिएगा, ट्रिक होता है ISPK, ये ISPK ट्रिक होता है ISPK। तो सबसे पहले इंडो ग्रीक के बारे में हम लोग पढ़ना है। इंडो ग्रीक जिसको हिंद यूनानी शासक भी बोलते हैं, हिंद यूनानी शासक, यूनानी या हिंद यवन शासक भी बोलते हैं। इसको यवन सही रहेगा, हिंद यवन शासक ही हर जगह आपको मिलेगा। यूनानी या यवन बातें की हैं, उसी को क्षेत्र को यवन कहते थे, हिंदी यवन शासक। अब इंडो ग्रीक शासकों में सबसे पहले देखिए, ये इंडो ग्रीक शासक इधर से आक्रमण करते थे, ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र से आक्रमण करते थे। तो आक्रमण करके डायरेक्ट इस क्षेत्र में तो आप आ नहीं जाएंगे, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने एक तो राजधानी अपना पाटलिपुत्र रखा था और दूसरा राजधानी विदिशा रखा था। तो डायरेक्ट तो आप आकर विदिशा और पाटलिपुत्र में आक्रमण कर नहीं देंगे। ये नहीं कि हवाई जहाज लेकर उड़े और यहाँ पर आक्रमण कर दिया तो होगा नहीं। और आक्रमण करके करेंगे भी क्या, जब ये सारे लोग आपको आने ही नहीं देंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर शासन चल रहा था, यहाँ पर शासन अगर शुंग वंश का था, तो इसका मतलब ये नहीं कि इधर आपको इधर वाले शासक जो थे वो इधर से आने देंगे कि आइए आकर आक्रमण कर दीजिए। नहीं, आपको इधर से आ रहे हैं तो सब रास्ता क्लियर करते हुए आना पड़ेगा। यानी इधर से हराते सब शासकों को मित्रता करते, दोस्ती करते, जैसे करके अपने में मिलाते हुए आपको आना पड़ेगा। ये नहीं सोचेंगे कि हाँ हम कह रहे हैं कि हमको जाने का रास्ता दे दीजिए, उन पर आक्रमण करना है तो कोई रास्ता दे देगा। क्यों रास्ता देगा आपको, क्या है आप, क्यों रास्ता देगा। तो इसीलिए जो हिंद यूनानी शासक थे यानी इंडो ग्रीक शासक थे, इधर से लड़ाई वड़ाई करते हुए आ रहे थे और हराते हुए आ रहे थे। तो इसका जो पहला शासक था, पहला शासक डेमेट्रियस प्रथम को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। ये भारत वाले क्षेत्र में पहला शासक था जिसने भारत वाले क्षेत्र में एंट्री कर गया। अब एक और बात समझिए, भारत ये सब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ तक भारत उस समय फैला हुआ था। ये मत सोचिए कि भारत यही वाला ये अभी बॉर्डर है यही वाला भारत है, नहीं, ये सारे क्षेत्र में फैला हुआ था। तो इसने इधर वाले क्षेत्रों को जीता, पंजाब के कुछ क्षेत्रों को जीता, इधर वाले क्षेत्रों को जीता, और यहाँ पर अपनी राजधानी, ये पंजाब वाले कुछ क्षेत्रों को, ये सब क्षेत्रों को जीता, और यहाँ पर अपनी राजधानी इधर से जीतते हुए आ रहा था। यहाँ पर अपने राजधानी साकल, जिसको वर्तमान में सियालकोट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अपनी राजधानी बनाया। यहाँ पर राजधानी बनाने के बाद इसने सिक्के भी चलवाए। इसने क्या किया, सिक्का भी चलवाया, और दो तरीकों का सिक्का चलवाया, एक यूनानी में, एक खरोष्टी लिपियों में। दोनों लिपियों में देखिए सिक्का जो चलाने का, सिक्का पर नाम अंकित करवाने का, इससे पहले
यूनानियों से पहले, हिंद यूनानी नहीं थे, इससे पहले भारत में कोई भी राजा अपना सिक्का चलवाता था तो उस पर नाम अंकित करवाना, मतलब अपना चित्र अंकित नहीं करवाता था, किसी और चीज़ का चित्र अंकित करवा देता था या कोई और भी मतलब चीज़ों का चित्र अंकित करवाता था। अब आप कहेंगे कि वो जो था सतवाहन वंश का जो शासक था, सतवाहन वंश के शासकों द्वारा अपने सिक्कों पर अलग अलग तरह के चित्र अंकित करवाए गए थे। कोई जहाज का चित्र अंकित करवा रहा था, जो यज्ञ श्री सातकर्णी था उसने जहाज का चित्र अंकित करवाया था, पिछले वाला भाग में हम बताए थे। तो आप कहेंगे वो तो अंकित करवा ही रहे थे, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने अंकित करवाना शुरू किया। नाम, जो सिक्कों पर नाम अंकित करवाना, चित्र अंकित करवाने की शुरुआत भारत में इन्होंने किया था। तो आप कहेंगे कि वो भी तो करवा रहे थे, अरे वो इससे बाद में थे ना। देखिए, भारत पर शुंग वंश के समय, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, शुंग, कर्ण, सातवाहन, तो शुंगों के समय नहीं आक्रमण किए थे, तो शुंग तो पहले ही थे, सातवाहन तो बाद में थे। तो जब शुंगों के समय आक्रमण किए थे तो शुंग के समय ही इन्होंने अपना सिक्का चलवाना चालू किया और इसके बाद से भारत के शासकों द्वारा ऐसे ही सिक्का चलवाया जाने लगा जिस पर चित्र अंकित होते थे, नाम अंकित होते थे। इन्होंने ही शुरुआत किया था उसका, ध्यान रखिएगा। तो ये अपने 2 लिपियों में, कौन कौन सी लिपि में सिक्का चलवाया था, ध्यान रखिएगा। 2 लिपि में यूनानी सिक्का। आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि ये भारत में सिक्कों पर नाम अंकित करवाने, चित्र अंकित करवाने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये यूनानी शासकों द्वारा शुरू किया गया था। ये हिंद यूनानी शासकों। सिक्का में कौन कौन, एक जो था यूनानी पद्धति का सिक्का चलवाया, एक खरोष्टी लिपि में सिक्का चलवाया था, ध्यान रखिएगा। ये 2 तरह का जो सिक्का है इसने चलवाया था। ये ज़्यादा कुछ विस्तृत नहीं कर पाया, यहीं तक रह गया। यहीं तक रहकर अपना राजधानी बनाया, बस उतना में ही इनका काम खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद वाले शासक जो थे उनको तो आगे बढ़ना चाहिए था ना, लेकिन वो इतने योग्य नहीं हुए, इनका यहीं से काम समेटा गया, एकदम राज्य को समेट कर यहाँ से निकलना पड़ गया। उसके बाद हिंद यूनानी शासकों में ही उसी देश का शासक, ये जरूरी नहीं कि इस वंश का होगा, जो ये वंश डेमेट्रियस जिस वंश का था, ये जरूरी नहीं कि अगला जो हिंद यूनानी शासक आएगा इसी का वंश का होगा, किसी और वंश का भी हो सकता है। जैसे भारत से कोई आक्रमण करने जाएगा, एक आक्रमण करने कोई गया तो अलग वंश का हो सकता है, अगला कोई राजा गया तो कोई अलग वंश का हो सकता है। तो देखिए वैसे ही ये डेमेट्रियस था, तो इनका तो जो बोरिया बिस्तरा था समेटा गया एकदम बढ़िया से, यहाँ से निकलना पड़ गया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद कौन आया? मीनांडर। यहीं का शासक था, कहाँ का शासक था? इंडो ग्रीक शासक था, मीनांडर था। अब देखिए मीनांडर को भी माना जाता है कि इसी का वंश का शासक था। किसके वंश का शासक था? इसी का वंश का। और सबसे प्रतापी शासक माना जाता है इंडो ग्रीक में सबसे प्रतापी शासक मीनांडर को माना जाता है। और इसको कौन हराया था? डेमेट्रियस प्रथम को, वही ये शुंग वंश के शासक द्वारा हराया गया था। अब मीनांडर को भी, तो मीनांडर को माना जाता है कि सबसे प्रतापी शासक था। इसने भी आकर अपना राजधानी को साकल राजधानी ही बनाया था। इसने भी कहाँ राजधानी बनाया? मीनांडर ने ही साकल राजधानी, जो शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, ध्यान रखिएगा, साकल को ही अपना राजधानी बनाया गया मीनांडर के द्वारा भी। लेकिन मीनांडर जब भारत में आया तो इसको बौद्ध धर्म की शिक्षा मिली। मीनांडर जब भारत में आया तो यहाँ पर देखा कि इतनी विस्तृत सब कुछ सभ्यता है, संस्कृति है, तो मीनांडर को भारत में बौद्ध धर्म की शिक्षा मिली। और बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया था मीनांडर को भारत में? नागसेन द्वारा। किसके द्वारा? नागसेन द्वारा मीनांडर को भारत में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई थी। कौन से धर्म की? बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई थी, बौद्ध धर्म। और बाद में यही मीनांडर ने बौद्ध धर्म भी अपना लिया था। मीनांडर को अब इन दोनों के बीच के बातचीत को एक पुस्तक में रचना किया गया था। पिछले भाग में हम बताए थे कि वो कौन सा, पिछले चैप्टर में बताए थे कि वो कौन सा पुस्तक था। तो इसके बारे में आपको कमेंट में लिखकर जरूर बताना है कि इन दोनों के बीच के जो बातचीत है वो कौन से पुस्तक में है। ये कमेंट में आपको जरूर लिख कर बताना है, क्योंकि हमने, और बहुत ही आसान वो नाम है, बहुत ही आसान नाम है। तो ये आपको नाम क्या करना है, कमेंट में लिख जरूर बताना। हम देखते हैं कि आपको याद है कि नहीं है। उसके बाद मीनांडर भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया और थोड़ा सा यहीं वाला क्षेत्र में रहकर काम खत्म हो गया। इनका भी बोरिया बिस्तरा क्या हो गया? समेटा गया। इंडो ग्रीक, शक जो शासक थे ना वो भारत में, इंडो ग्रीक के बाद देखिए शक का उधर से एंट्री होगा। इंडो ग्रीक के बाद शक का एंट्री होगा, और शक का एंट्री होने के बाद शक भारत के कई क्षेत्र में फैलेंगे। शक पहलव थोड़े से क्षेत्र में फैलेंगे, अगले बार पहलव आएगा। कुषाण जो होंगे ना वो पूरा भारत पर उनका विस्तृत शासनकाल होगा, देखिएगा। तो चलिए अब ये समझ लेते हैं कि आपको क्वेश्चन आएगा
कि यूनानियों की क्या देन थी भारत में, यूनानियों का मतलब भारत पर क्या प्रभाव पड़ा जब यूनानी आक्रमण हुए, तो भारत पर यूनानियों का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम लोगों को लिखने के लिए आता है। तो उनका क्या देन था, यहाँ पर लिखते हैं यूनानियों की देन। एक और बात समझिए, उन्होंने सोने का सिक्का भी चालू इन्होंने ही करवाया था। यहाँ पर मिनांडर द्वारा सोने का सिक्का, ध्यान रखिएगा, जारी किया गया था। तो यहाँ पर अब ये यूनानियों द्वारा क्या क्या प्रभाव पड़ा, देखिए यूनानियों द्वारा प्रभाव ये पड़ा, कुछ तो व्यापारिक रास्तों का भी खोज हुआ। यूनान से भारत में आने का कुछ व्यापारिक रास्तों का भी खोज हुआ कि कौन कौन सा और ज़्यादा व्यापारिक। देखिए जब भी शासक कोई भी भारत पर आक्रमण करता था तो सिर्फ आक्रमणकारी उनके साथ नहीं आते थे, व्यापारी भी आते थे, क्योंकि उनको पता था व्यापारियों को कि ये तो आक्रमण करके चले जाएंगे या लूट कर चले जाएंगे। लेकिन बाद में व्यापारियों को अपना व्यापार दिखता था कि हाँ यहाँ से हम व्यापार क्या कर सकते हैं। व्यापारी आप जानते हैं ना, वो इतना दिमाग लगाते हैं कि हर जगह उनको व्यापार ही चाहिए होता है। तो यहाँ पर भी वो व्यापारी आते थे और नए नए रास्तों का खोज हो जाता था कि राजा जा रहे हैं पीछे पीछे हम भी चले, जहाँ जहाँ राजा जा रहे हैं उसके पीछे पीछे चले, ताकि हमको भी नए नए रास्ता का खोज हो जाए। तो नया रास्ता का भी खोज हुआ, व्यापारिक मार्गों का भी खोज हुआ, नए नए यहाँ से यूनान से नए व्यापारिक मार्गों का खोज हुआ। फिर यहाँ पर राजा के दैवीय सिद्धांत, राजा का दैवीय सिद्धांत, ध्यान रखिएगा, दैवीय दैवीय सिद्धांत का भी। और राजा के दैवीय सिद्धांत मतलब राजा ही सर्वोपरि है, राजा ही सब कुछ है। राजा के दैवीय सिद्धांत मतलब राजा ही सर्वोपरि है, राजा ही सब कुछ है, राजा का बात ही मानना है, राजा से ऊपर कोई नहीं है, बस राजा ही तुम्हारी रक्षा करेगा, राजा ही सब कुछ करेगा। इसलिए राजा मतलब राजा ही सबसे ऊपर है, राजा से ऊपर किसी को नहीं मानना, यही राजा का दैवीय सिद्धांत होता था। तो ये यहाँ से चालू हुआ। फिर सिक्कों पर नाम अंकित करवाना, सिक्कों को सांचे में ढलवाना, सांचे में पहले नहीं डाला जाता था, इनके द्वारा ही सिक्कों को सांचे में ढलवाना, सिक्कों को सांचे में ढलवाना, सांचे में ढलवाना और सिक्कों पर नाम अंकित करवाना, सिक्कों पर नाम चित्र उपाधि ये सब अंकित करवाना इन्होंने शुरुआत किसने किया था, इन्होंने ही, ये यूनानियों के द्वारा ही शुरू किया गया था। भारत में ज्योतिष विद्या, पहले से भी भारत में ज्योतिष विद्या थी, लेकिन इनके आने के बाद और ज़्यादा ज्योतिष विद्या क्या हो गई, भारत में शुरू हो गई। देखिए कोई भी आक्रमण होता था तो अचानक यहाँ पर राजा आकर रहते थे ना, इन्होंने अपने राजधानी बना लिया, यहाँ पर की राजधानी हम बना लिए, तो अब राजा रह रहे हैं ना, तो रह रहे हैं तो यहाँ से लोग नहीं आएंगे, ज्योतिष आएंगे, कवि आएंगे, व्यापारी आएंगे, सब आएंगे ना, कि हमारे यूनान वाले ने यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया है। समझिए ना कि कोई किसी शहर में जाकर जब रहने लगता है, कि कोई पड़ोसी मान लीजिए कोई गाँव में रह रहा है, ठीक है, कोई गांव में रह रहा है और वो गांव से निकल कर कहीं पर शहर में जाकर अपना घर बना लिया, मान लीजिए ये गांव में रह रहा है, ये इंसान गांव में रह रहा है, ये गांव में रह रहा है, यहाँ पर गांव में, ठीक है, ये इंसान यहाँ से निकल कर और शहर में बहुत बड़ा घर बना लिया, सब कुछ अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया। तो इसके गांव वाले यहाँ पर तो जाएंगे ना इससे मिलने के लिए, हाँ हमारा ही गांव का है जिसने शहर में ये बनाया है वो बनाया है, कहेंगे ना, और यहाँ से मिलने भी जाएंगे, इससे इसके घर वाले भी मिलने भी जाएंगे, यहाँ से जो भी मतलब लोग होंगे अपने बिजनेस के बारे में भी यहाँ पर जाएंगे। तो ठीक वैसे ही यहाँ यूनान वाले क्षेत्र से भी यहाँ पर लोग आते थे कि अरे हमारे यहाँ का ही वो यहाँ पर राजा बना है, तो यहाँ पर जाकर व्यापार करते थे, ज्योतिष आते थे, ज्योतिष विद्या सिखाते थे। तो ये भारत में भी इसका प्रभाव क्या हो रहा था, पड़ रहा था। भारत में ये सारे जगहों पर भी घूम रहा था, ऐसा नहीं कि यहाँ पर राजा आ गए। देखिए राजा एक जगह से दूसरी जगह नहीं ना जा सकते बिना परमिशन के, व्यापारी तो जा ही सकते हैं। व्यापारी उस समय राजा से परमिशन ले लेते थे कि इस राज्य में एंट्री करना, तो वहाँ से परमिशन कि हाँ व्यापारी हमको आने दीजिए। तो कोई भी राजा व्यापारी को नहीं रोकता था, ज्योतिष वालों को नहीं रोकता था, कवि को नहीं रोका जाता था, कोई भी किसी की भी दरबार में आ जाता था। आपने सुना भी होगा अकबर बीरबल की कहानी में कि कोई बाहर से आया कोई कवि या कोई और ज्योतिष आया, आकर कुछ सवाल पूछने लगा, तो ये कैसे आता था, राजा से परमिशन लेकर बस एंट्री कर जाते थे। तो ठीक वैसे ही कि हमारे यहाँ का ये राजा बना है, हम चले वहाँ पर अपना व्यापार ये वो सब कुछ करने के लिए, तो यहाँ पर वैसे ही होता था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ज्योतिष विद्या यहाँ पर ज्योतिष का भी सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। अब यहाँ पर यही बात था इंडो ग्रीक, यहीं पर काम खत्म हो जाता था इंडो ग्रीक का, और इधर चल रहा था ये शुंग वंश तो चल ही रहा था, इस क्षेत्र में शुंग वंश चल रहा था, इस क्षेत्र में ये लोग चल रहे थे, ध्यान रखिएगा। इस क्षेत्र में शुंग वंश, फिर कर्ण वंश, सातवाहन इस क्षेत्र में चल रहे थे, इधर भी आक्रमण अब होगा। सातवाहनों के समय शकों का तो आक्रमण था न, यहाँ पर सातवाहन वंश का जो शासक था गौतमी पुत्र सतकर्णी, इससे कौन इधर उलझ गया था, इधर वाला शासक
नाहपान आकर उलझ गया था ना, इधर का शासक को नाहपान था आकर उलझ गया था। तो नाहपान कौन सा शासक था, किस वंश का शासक था? वो था शक वंश का शासक, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ से रुद्रदामन आकर भी उलझ गया था। तो ये रुद्रदामन भी सातवाहन वंश के शासकों से उलझ गया था। तो ये सारे इधर भी वंश चल रहे थे, ये शक वंश भी चल रहा था और ये सब भी चल रहे थे। तो हमें लगता है कि ये इतना बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग शकों के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मतलब समझ में आ गया होगा।